वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर ऐतिहासिक क्लास है हमारी 89 नंबर क्लास हम लेके आए हैं, जिसको हम कहते हैं 89 नंबर क्लास। और इतिहास भूगोल कला संस्कृति में आज 50 क्वेश्चन राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित होंगे। कौन से? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला टॉपिक आपको दिया जा चुका है राजस्थान की सामान्य स्थिति। और कल संडे था, इसलिए संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 50 दे दिए। आज आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 50 टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो अपना काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? गोंडवाना लैंड, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान या फिर बोराट का मैदान? अब जिसने गहन तरीके से तैयारी कर रखी है उसके लिए तो है आसान है। और जो नए तरीके के विद्यार्थी अभी स्टार्ट हुए हैं, बीएसटीसी पीटेट, अभी नया कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उनके लिए नक्शा समझना जरूरी है। तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कांठल का मैदान। कौन सा? कांठल। और ये कांठल की गंगा हमें पता है कौन सी नदी को कहते हैं? माई नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। माई नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। तो माही और जो क्षेत्र है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा नक्शा दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हो। तो यहाँ से देखो, माही नदी जो है वो निकलकर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के एकदम पास से गुजरती है सीमा से, और इधर डूंगरपुर से ऐसे निकलती है वी आकार की घाटी, यानी उल्टे यू की आकृति, और यहाँ से वो कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो यहाँ ये जो मैदान है ये कांठल का मैदान है। कांठल का मैदान का निर्माण करती है माही नदी। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? कांठल का मैदान कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, माही नदी जो इधर अरब सागर में जाकर गिरती है। कई बार पेपर में ना नदियों से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो माही, साबरमती, बनास और लूनी, ये नदियां अरब सागर में गिरती है। हालांकि इनमें खाड़ियां बनी हुई है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ कारण। तो ये मत समझ लेना कि ये यहीं गिरती है। ये खाड़ी कौन सी है? मेन अरब सागर की खाड़ी है, ये भी याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतापगढ़ समझ में आ गया ना? प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला। तो समझ में आ गया प्रतापगढ़। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? बोराट का पठार कहाँ पे? उदयपुर में। बोराट का पठार उदयपुर में। अब ऐसा मतलब नहीं होता, ये मत समझ लिया करो कि एक जिले में ये पठार। पठार कौन सा होता है? इस प्रकार जो मेज की से आकृति की होती है उसको पठार कहते हैं। पठार जरूरी थोड़ी है कि उदयपुर में अकेला पहले, इसका भाग कुछ राजसमंद की तरफ जा सकता है, इधर डूंगरपुर के क्षेत्र में, इधर भी जा सकता है। तो प्रॉपर तो कहे तो उदयपुर में। इस बोराट के पठार में जो पर्वत चोटी है वो जरगा चोटी है। अब पर्वत जरगा चोटी कहाँ पे है? पूछे, जरगा चोटी उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में जरगा चोटी है। और इसकी बड़ी बात कि जरगा चोटी राजस्थान की चौथी बड़ी चोटी है। जरगा कहाँ पे? उदयपुर में। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखना, सबसे ऊंची चोटी ये गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। दूसरी शेर है जो 1597 मीटर है। और तीसरी आपकी देलवाड़ा है। देलवाड़ा कितनी है? 1442 है। और उसके बाद में आती है जरगा, के बाद में आती है अचलगढ़ जो कितनी है? 1380 मीटर। तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है जरगा। और जरगा पहाड़ी पर जो इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ का किला भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अब वही बात होगी ना कि पहाड़ी जरूरी नहीं है कि एक ही जिले में हो, दो तीन जिलों में हो सकती है। तीसरा देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? दो क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। अब आप क्या करोगे? अवशिष्ट, वलित। इसने पूछा है उत्पत्ति, कि जब उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार की थी? तो याद रखना वलित, वलित पर्वतमाला थी। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति पूछे, अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब इस प्रकार ये अरावली पर्वतमाला है, इस प्रकार अब ये टूट रही है, टूटी फूटी हो रही है। टूटी फूटी होने का मतलब अवशिष्ट हो रही है, और ये मरुस्थल का इधर प्रसार हो रहा है, इसलिए इसको अवशिष्ट कहते हैं। और जब इसका निर्माण हुआ था ये वलित है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है ये अरावली पर्वतमाला, जिसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक? पालनपुरा गुजरात से लेकर खेड़ ब्रह्मा से लेकर और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। राजस्थान में इसका हिस्सा आता है 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80% हिस्सा अकेला राजस्थान में आता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यल पठार का विस्तार है?
क्या कह रहा हूं मैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है, विंध्यन पठार किस क्षेत्र में है। अब जो विद्यार्थी पुराने हैं रोज देख रहे हैं वो तो ध्यान रखना, और जो परिश्रम कोचिंग क्लासेस रावला मंडी से जितने भी विद्यार्थी अब ऑफलाइन बैच लगा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे 9 बजे की क्लास में आपको पूरा तथ्य मिल रहा है। जो क्वेश्चन का आपने टेस्ट एक दिन में देते हो, आप शायद दिन में इसी का टेस्ट होता है आपका यूएसटीसी पीटेट राजस्थान पुलिस जो भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पे आपको तथ्य दिया जा रहा है, थोड़ा सा तथ्य आपको हटकर दिया जाएगा, नई चीज आपको बताई जाएगी, तो इन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ जो आपको मैटर दिया जाएगा मान के चलो पेपर में सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विंध्यन पठार का विस्तार है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। कौन सा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जिसे आप क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, मालवा का प्रदेश कहते हैं, वो क्षेत्र है विंध्यन पठार, या कह सकते हैं विंध्यन कगार भूमि। ये यहाँ तक ऊपर तक फैली हुई है, क्रोली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, ये विंध्यन कगार भूमि के अंदर ही आता है। ध्यान रखना, यहाँ लाल पत्थर, गुलाबी पत्थर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मालवा के मैदान से ये निर्मित है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाला ये क्षेत्र है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर, सर्वाधिक किसमें, वाष्पीकरण मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतना ज्यादा तापमान होता है कि जो वर्षा का जल होता है, पानी होता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है, बड़ा जल्दी सोख लिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन तो उसको क्या कहते हैं, नमी, यानी बहुत ज्यादा शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, वो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। इसका तो पता ही है, जैसलमेर का सम क्षेत्र है, सारा सूखा है, 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है इस क्षेत्र में। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, कोटा में। आसान है, मेसा का पठार, इसकी खासियत भी है मेसा के पठार की। मेसा का पठार एक तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि आप अक्सर पढ़ते हो चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे स्थित है, मेसा के पठार पे। मेसा के पठार की जो ऊंचाई मानी जाती है वो 620 मीटर मानी जाती है, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार है, फिर बुराट का पठार है, और उसके बाद में मेसा के पठार को माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अब विंध्यन पर्वत का नाम आते ही आपको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ही जाना है, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये देखो डोरा पर्वत तो है नहीं, जालोर में है, अलवर अलवर में है, गिरवा की पहाड़ियां इधर है नहीं, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर साइड में है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, या हम कह सकते हैं हाड़ौती के पठार में। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मुकुंदरा जो पहाड़ियां है ना ये किस प्रकार की है, तो अर्धचंद्राकार है। किस प्रकार की है, अर्धचंद्राकार है, एक तो ये याद रखना। इसके अलावा आप मुकुंदरा पहाड़ी के बारे में क्या रखना, ये मुकुंदरा पहाड़ी दर्रा अभ्यारण्य में स्थित है। कौन सी, दर्रा यानी मुकुंदरा हिल्स, जो राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो समझ गए होंगे मुकुंदरा की पहाड़ियां मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, अर्धचंद्राकार है, हाड़ौती के पठार में स्थित है। राजस्थान में मरुस्थलीयकरण का मूल कारण क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीयकरण का मूल कारण क्या है, ये बताना है आपको कि मरुस्थल राजस्थान में हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है। तो जाहिर सी बात है, भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन। कारण सारे ही हैं, लेकिन द बेस्ट कारण है इसमें वर्षा की न्यूनता, सबसे कम बारिश इस क्षेत्र में। अभी आपने देखा होगा मानसून आया हुआ है, पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आई हुई है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर में बाढ़ के आसार है, और अपने यहाँ तरस रहे हैं, बादलों को देख देख कर तरस रहे, आंखें फट जाती है, इतने जबरदस्त तरीके से बादलों का निर्माण होता है, लेकिन बूंद तक नहीं गिरती, गिरती है तो ही मुश्किल से गिरती है, बस वही पहले आंधी आ जाती है तो मजा ही किरकिरा कर देती है। तो ये कंडीशन है, मरुस्थल तो होगा। तो ये कहानी है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। अब अरावली पर्वतमाला की तो कहानी समझ गए ना आप, ये अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में 9% भाग पर है भौतिक प्रदेश के, और 10% यहाँ जनसंख्या रहती है, पहाड़ी है लगभग। लसाड़िया का पठार है, या जिसको आप लासड़िया कहते हो, उदयपुर में, ये तो अरावली पर्वतमाला में आता है। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, ये भी अरावली पर्वतमाला में आता है। बुराट का पठार उदयपुर में, ये भी अरावली पर्वतमाला। तो आता कौन सा नहीं है, बघेलखंड का पठार है, ये नहीं आता। ये बघेलखंड का पठार इधर मालवा के क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आता है। अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित क्षेत्र है, भीड़।
अब बात आती है भीड़ क्या होता है। भीड़ का मतलब होता है चंबल नदी है ना, वर्तमान में चंबल नदी में बाढ़ आई हुई है खूब। और चंबल नदी, अब ये चंबल नदी है, मान लो जल बह रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, जब चंबल नदी से बाहर यहाँ इतना जल दूर चला जाता है इस क्षेत्र में, और बड़ी बड़ी कंदराओं का, गड्ढों का निर्माण हो जाता है। और वहां पे इन गड्ढों में क्या है, बहुत सारे वृक्ष, घास फूस और दलदली क्षेत्र इतना हो जाता है कि वो भीड़ बन जाता है, भीड़ क्षेत्र। वहां न तो कृषि वगैरह होती है, न कोई चलता रहती है। यहाँ पे डाकू रहने लग जाते हैं, आने वालों को लूटने लग जाते हैं, इसलिए डाकुओं की शरण स्थली इसको कहते हैं, इस क्षेत्र को, डांग की रानी जैसे करौली। तो वो भीड़ क्षेत्र होता है। वो कहाँ हो सकता है, देखो अजमेर में हो नहीं सकता, भीलवाड़ा में नहीं हो सकता, को बांसवाड़ा डूंगरपुर में चंबल नदी का है नहीं, तो कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर वाला क्षेत्र ना भीड़ क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा बनाती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समरेखा बनाती है। यहां देखो आप, ये है, ये इधर इधर वाला सारा जो दिया हुआ है ना, ये सारा कौन सा है, पश्चिमी वाला क्षेत्र है लगभग, इधर वाला ये। तो यहां देखो इतना हो गया 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनाता है 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। यानी मरुस्थल को मरुस्थल के भागों में काट रहा है, वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये होगी, ये 50 सेंटीमीटर वाली होगी, ये 70 से 75 के आसपास वाली होगी, ये 100 वाली होगी। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला देखो, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। राजस्थान में थार मरुस्थल में बहुत सारे बालू का स्तूप आपने पढ़ रखे होंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए आपको शब्दावली की। ये शब्दावलियां पेपर में सीधी सीधी पूछी जाती है, कौन सी क्या शब्दावली है। अब जो मरुस्थल का क्षेत्र है वहां पे तो शब्दावली शब्दावली है, अलग अलग स्थान बनते हैं। आपने टिब्बे बहुत देखे। अब मरुस्थल क्षेत्र में जो रह रहा है उसको पता है, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो गंगानगर, बीकानेर, मानगढ़ वाले हैं ना, उन्होंने टिब्बे इतने देखे हैं। अब टिब्बों के नाम है अलग अलग, जो रेतीला मैदान है ना उनके नाम है, ऐसे सीधे नहीं है, ध्यान रखना। जैसे पेराबोलिक, तारा, बरखान और घोरा राउट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि घोरा राउट कोई बालू का स्तूप नहीं है, ये सारे बालू का स्तूप है। अगर इनकी बात करें ना कि इनके नाम क्या होते हैं, एक तो होता है बरखान। बरखान नाम सुना होगा। इस प्रकार का टीला आपने देखा है भाई, इस प्रकार का टीला है ना आपने, इस प्रकार का टीला देखा है आपने, लेकिन आप नाम नहीं जानते इसका। दोबारा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। किस प्रकार का, ऐसे, ये देखा है अर्धचंद्राकार, यहाँ से मिट्टी उड़ती रहती है, ऐसे 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 बने होते हैं, ये बरखान होता है। ये क्या होता है, बरखान होता है। एक आपने नाम सुना होगा इर्ग। इर्ग क्या होता है, रेतीला क्षेत्र है उसको इर्ग कहते हैं। एक होता है हमादा, हमादा होता है मरुस्थलीय क्षेत्र, और एक होता है रेग, दोनों का मिश्रण होता है, वो क्या होता है, हमादा होता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। इसके अलावा अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पवनों की दिशा में समकोण बनाते हैं। एक होते हैं पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य, एक होते हैं सीप। ठीक है, ये भी दिशा के समांतर लंबवत होते हैं। तारा बालू का स्तूप तारे के स्टार की तरह होते हैं। तो ये बहुत सारे पैराबोलिक है, ये हेयर पिन के समान होते हैं। लड़कियों के बालों में जो हेयर पिन लगाई जाती है ना, हेयर पिन के समान, ये पैराबोलिक होते हैं। बहुत सारे बालू का स्तूप है। गोरा राउड है, ये कोई बालू का स्तूप नहीं, कभी नाम नहीं सुना और नहीं होता है। अगला, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मतलब जो स्तूप नहीं हुए, बालू रेत के स्तूप नहीं बने हुए, मुक्त। शेरगढ़, शिव तहसील बाड़मेर, ओसिया शेरगढ़ जोधपुर, बायुती बायुतु चोटन बाड़मेर, फलोदी पोखरण। तो ध्यान रखना, फलोदी पोखरण में ये फलोदी पोखरण है, वहां पे किस प्रकार का बालू का है, बालू का मुक्त स्तूप है। बालू का मुक्त स्तूप का मतलब यहाँ पे चट्टानी है। ठीक है, किस प्रकार है, चट्टानी है। शेरगढ़, ओसिया, बैतू यहाँ तो मरुस्थल है, बालू का स्तूप बनते हैं, लेकिन फलोदी पोखरण में चट्टानी क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं हमादा क्षेत्र है, चट्टानी मरुस्थल है, अवसादी चट्टानों के अवशेष है वहां पे। तो इसको याद रखना, फलोदी और पोखरण क्षेत्र में, दो क्षेत्र है, फलोदी और पोखरण में। क्वेश्चन आता है बहुत बार। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान। तो अमूनन जो कृषि विभाग है वो 12 जिलों में मांगता है। कितने, तो 12 जिले है ना, ये इधर वाले आपके, जैसे ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, ये क्षेत्र, ये सीकर, चूरू, ये 12 जिले, मतलब 12 जिले आते हैं। कुछ अरावली में इनका भाग आ जाता है, लेकिन 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार माना जाता है। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती है।
उदयपुर बेसिन का जो क्षेत्र है उसके चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरवा की पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ियां है ये गिरवा की पहाड़ियां। इन्हें ये किस क्षेत्र में फैली हुई है? उदयपुर वाले क्षेत्र में फैली हुई है, उनको गिरवा कहते हैं। बहुत बहुत बार प्रश्न आता है कि गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में, सीधा ही आ जाएगा। तो उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों की जो मेखला है ना, उसको नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। बाकर कटी फटी पहाड़ियां हैं जो सिरोही में, उसको बाकर क्षेत्र है। मुकुंदरा आपको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बता दिया। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जल्दी से बता दो कमेंट करके, जरूरत ही नहीं है इस प्रश्न को तो बताने की। सबसे ज्यादा बारिश होती है माउंट आबू में, जिसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहते हैं। और राजस्थान सबसे ठंडा स्थान भी है ये सिरोही में, बरखोयांश भी कहते हैं। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको उत्तर झालावाड़ देना है। और शुष्क स्थान पूछे तो फलोदी है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था अर्धचंद्राकार रेत के टीले ऐसे बनते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीले ये इस प्रकार बनते हैं, इनको बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है? अब राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब देखिए, क्या उत्तर है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान का क्या विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। यहाँ देखिए आप, राजस्थान के 4 भाग हैं, ठीक है। भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, 1, इसका 2 और ये 3। सबसे पुराना अरावली पर्वतमाला है। 2 नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठार, 3 नंबर पे आता है पूर्वी मैदान, और 4 नंबर पे सबसे नवीन पूछे तो थार का मरुस्थल है। तो ये कहानी समझ में हो गया। अगला देखो, गलत युग्म की पहचान करें। इस प्रकार की गलत युग्म की पहचान करें। देखो, क्या अचलगढ़ चोटी सिरोही में है? बिल्कुल, हम जानते हैं अचलगढ़ सिरोही। पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले, ध्यान रखना। तारागढ़ चोटी अजमेर में है? बिल्कुल बात सही है। खो चोटी है जयपुर में है? बिल्कुल बात सही है। सिक्कर, क्या गुरु सिक्कर चोटी सिक्कर में है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। गुरु सिक्कर की चोटी है वो सिरोही के अंदर है। गुरु सिक्कर कहाँ पे है? सिरोही में है, तो ये गलत हो गया। खो चोटी जयपुर में है, 920 मीटर ऊंची है। इसके अलावा जो आपकी तारागढ़ की चोटी है, तारागढ़ जो कहाँ पे? अजमेर में। इस तारागढ़ की एक खासियत ध्यान रखना, तारागढ़ 870 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन वास्तव में मोरामजी जो टोडगढ़ है ना, वो सबसे ऊंची चोटी है, 933 मीटर है ये मध्य अरावली की। और अचलगढ़, अचलगढ़ के बारे में बता दिया मैंने। राजस्थान की कौन सी बड़ी, राजस्थान की 5वीं बड़ी चोटी है अचलगढ़, 1380 मीटर ऊंची है। तो ये सारी चीजें याद रखना बढ़िया तरीके से। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल है सबसे ऊंचा है? आसान सा क्वेश्चन है, बड़े शानदार तरीके से बात है। देखो, सबसे ऊंचा तो अरावली पर्वतमाला ही है। क्यों है? क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां अरावली पर्वतमाला में है, और इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है अरावली पर्वतमाला की, ये ध्यान रखना। सबसे ऊंचा ही हुआ ना, पूर्वी हाड़ौती थार का तो हो ही नहीं सकता। ये तो लॉजिकल गाने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसमें ठंड पड़ने का कारण क्या है? क्या अधिक वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, वन क्षेत्र का अधिक होना, या फिर रेतीला धरातल होना? तो रेतीला धरातल होता है। इस रेतीले की खासियत होती है जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। आपको पता है धीरे धीरे जैसे मौसम परिवर्तन होगा ना, दिन में तो रेत तपेगी और रात को उतनी ज्यादा ठंड होगी। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा, सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा होता है? चूरू होता है। ये इसलिए कहते हैं कि रात को वहां खूब रेतीला मैदान है, ठंड पड़ती है, और दिन में रेतीला क्षेत्र है, इसलिए वहां गर्मी पड़ती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से? कल नदियों का टॉपिक होगा, भी आपके ध्यान रखना। कौन सा? नदियों का टॉपिक होगा कल। नदियां बढ़िया तरीके से पढ़ लेना सारी की सारी, क्योंकि टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। मैं आपको वहां 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से, महसाणा गुजरात से, दाहोद गुजरात से, या माउंट आबू सिरोही से? अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से? ये ऐसे नहीं पूछ रहा कि राजस्थान में। अब देखो, ये राजस्थान है, और राजस्थान के ये सिरोही क्षेत्र यहाँ गुजरात है, और ये अरब सागर से निकलती है वैसे, क्योंकि अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं। अरब सागर में यहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए ये गुजरात के पालनपुर में आके दिखाई देती है, खेड़ ब्रह्मा में आके दिखाई देती है, और राजस्थान में सिरोही में, और यहाँ इधर उदयपुर में ऐसे प्रवेश करती है। ये इधर है, यहाँ तो इतनी चौड़ी है और यहाँ इतनी पतली है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये करती है, तो यहाँ जाके राजस्थान के खेतड़ी से बाहर निकल जाती है, और हरियाणा में क्रॉस करती हुई पालनपुरा
ये सॉरी रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक है, जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक फैली हुई है, टोटल 692 किलोमीटर। और राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। 9% इसका भाग है, 10% यहाँ जनसंख्या है। तो समझ में आ गया होगा। अगला, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 80% है। टोटल 692 में से 80% राजस्थान में, यानी 550 किलोमीटर राजस्थान में है, तो 80 हो गया। ध्यान रखना, भौतिक प्रदेश से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। क्रम पूछा जा सकता है, आरोही क्रम पूछा सकता है, लेकिन बस ये बात होती है कि आपके कितना याद रहता है। याद रहना जरूरी है कि कितनी तैयारी कर लो, हमारा सरल प्रश्न वहां गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन सरल गलत हो गया, हम मेरिट से रह गए। यही होता है, अक्सर सरल प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और जिसके लिए हम ट्राई नहीं करते। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? ओलंपस, तो ये किसको कहेगा? वो माउंट आबू को कहेगा। किसको? माउंट आबू, जो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? एक होती है तिरछी और एक होती है तिरछी और एक होती है सिद्धि। अब सिद्धि और तिरछी में क्या अंतर हो गया? सिद्धि और तिरछी बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, सिद्धि तो पड़ती है बांसवाड़ा में और तिरछी पड़ती है गंगानगर में। कैसे? देखो, ये नक्शा देखो, यहाँ अपनी कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, 21 जून को यहाँ सूर्य है, सीधा चमकता है, इसके ऊपर चमकता है। इस दिन उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, गर्म दिन होता है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। इसके ऊपर हमारा राजस्थान है, वो किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ बांसवाड़ा है, देखो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य गिर रहा है, तो ये किरणें बांसवाड़ा के ऊपर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सीधी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। लेकिन अब जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, ऐसे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, क्या गंगानगर सबसे दूर नहीं है? क्या गंगानगर सबसे दूर है? तो तिरछी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो ये तिरछी पड़ेगी ना, तो ये देखो तिरछी पड़ेगी। और यहाँ सिद्धि पड़ेगी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सिद्धि पड़ती है। इस वजह से पड़ती है कि कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। सिद्धि पूछ रहा है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। मैं फिर बता देता हूँ, बार बार आपको नक्शे के माध्यम से बताऊंगा तो समझ में आएगी। ये जिला उदयपुर है। यहाँ ऐसे अरावली पर्वतमाला ऐसे करके और इस प्रकार से, यहाँ बीच में से संकरी है और यहाँ से ऐसे है। ये सबसे ज्यादा जो विस्तार आता है वो उदयपुर में, और सबसे कम माना जाता है अजमेर में। आजकल कई किताबें जयपुर में मानने लगी, लेकिन अजमेर में सबसे कम संकीर्ण है, ये ध्यान रखना। अगला, अरावली पर पहाड़ियों की ऊंचाई सब सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? यानी अरावली की जो पहाड़ियां है ना, वो सर्वाधिक ऊंचाई वह किस में है? देखो, ये अरावली पर्वतमाला है, ये है इस प्रकार। 3 भाग है इसके, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। कौन से भाग में सबसे ऊंची चोटियां हैं? तो देखो, दक्षिणी पश्चिमी भाग में सबसे ऊंची चोटी ये दक्षिणी पश्चिम भाग है, क्योंकि सिरोही के अंदर अचलगढ़ है, शेर है, ये गुरु शिखर है, जरगा है, कुंभलगढ़, राजमहल में, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं, यहाँ नीची है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो 2/3 भाग है ना राजस्थान के क्षेत्रफल का, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, उसका जब आप 2/3 करोगे ना, उतना भाग 61% हमारा क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से मिलती है। यानी वो राज्य कौन से हैं? किसी की सीमा नहीं लगती। अब ये क्वेश्चन तो आता है आपको, जाहिर सा बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सीधा जवाब दे सकते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो भाई, लाइक किया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप हम रोज 9 बजे आपको क्लास दे पाए। और 7 बजे सुबह करंट तो आती है, जो देखेगा बड़ा फायदा में रहेगा और जो नहीं देखेगा वो पछताएगा, ये गारंटी की बात है। और एक ताजा न्यूज और बता देता हूँ आपको, कल शाम 6 बजे मई, जून और जुलाई 2021 के 3 महीनों के टॉप 1 घंटे की, यानी लगभग 50 मिनट की क्लास आने वाली है। कल शाम 6 बजे आएगी, देख लेना। एसआई, पटवार, कॉलेज लेक्चरर, बीएसटीसी, पीटेट, सबके लिए रामबाण है। पीटेट, बीएसटीसी, एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवार के लिए तो रामबाण ही है। 100% क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से पूरी देख लेना। उससे पहले आपको ये मिल गई, ये जनवरी से जून वाली मिल गई, ये भी आपने देख ली होगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, अध्ययनरत रहिए और निरंतर अध्ययनरत रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो 8 जिले हैं भाई, क्योंकि राजस्थान के 33 जिले हैं,
33 में से 8 जिले किसी से नहीं सीमा बनाते हैं, 8 जिले किसी से, तो 8 हो गए, 33, 8 जिले वो हैं जो नहीं लगते। कल मैंने आपको बताया था 23 जिले और 2 25 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बनाते हैं, इसको तो पता ही है आपको, जरूरत ही नहीं है बताने की। रेड क्लिफ रेखा राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है, इस क्वेश्चन को भी आप जानते हो। रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाखासर बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए हैं। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्य विस्तृत है, ये स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महान शुष्क मरुस्थल, देखो मरुस्थल तो है लेकिन महान शुष्क जहां दूर दूर तक टीले ही टीले दिखाई देते हैं वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर, देख लो ढूंढ लो, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर में दूर दूर तक टिब्बे टिब्बे दिखाई। धोरारी राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियां पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, अभी वनस्पतियां हैं और खूब सारे यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में खनिज है, धात्विक 70% तक खनिज यही मिलेंगे आपको। पर यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में जाने से रोकती है। हाँ, इसमें बीच में आ रही है, इधर से आने नहीं देती। इधर से तो क्या है, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल को नहीं जाने देती और इधर से बारिश नहीं जाने देती, तो एक दीवार बन के खड़ी हुई है, अवशिष्ट है, धीरे धीरे टूट रही है। तो सारे उत्तर सही है अभी इसके। अगला देखो, घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठार भाग के किस क्षेत्र की विशेषता है, घोड़े के नाल के समान। अब आपने ये तो सुना है कि घोड़े के नाल के समान चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है, लेकिन क्या आपने किसी पहाड़ी का भी सुना है क्या, ये पहाड़ी आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और जो विद्यार्थी जिसने शायद टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आया था उनके लिए तो आसान है, उत्तर भी देख लिए होंगे। और जो अध्ययनरत है ना निरंतर, और मेरी क्लास में पिछले 2-3 बार भौतिक प्रदेश के टॉपिकों में ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा जो शाहबाद उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि वो घोड़े के नाल के समान आकृति पहाड़ियां हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले शाहबाद उच्च क्षेत्र पड़ता कहाँ पे है, शाहबाद 12 के अंदर आता है, कहाँ पे 12 में। और ये डग गंगाधर क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, ये डग गंगाधर झालावाड़ क्षेत्र में आता है। अगला, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए हैं, पूर्वी मैदान, ठीक है, 4 प्रकार के मैदान है, भौतिक, अरावली, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पठार। ये 61% भाग पर है, जिसको हम कह सकते हैं 61.11% भाग पे, और ये 9% भाग पे है, ये आपका 6.89% भाग पे, और ये 23% भाग पे है। तो मैदान किसका पूछा है, पूर्वी मैदान, तो 23.3, ये ऑप्शन लगभग में आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना भी 23% है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23%। पिडमांट का मैदान किस जिले में स्थित है, पिडमांट का मठ जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है, तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा पिडमांट का मैदान। उत्तर बता दो, जयपुर, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के आपके लिए टफ भी बन जाते हैं। कौन सा, पिडमांट का मैदान। और आगे आपका पिडमांट का जो राजसमंद के अंदर है। पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, जो पश्चिमी रेगिस्तान है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 जिले आ जाएंगे पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान में। भारत में स्थित कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, भारत में स्थित कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत, टोटल भारत में जितना है ना। अब आपके दिमाग में क्या भारत में राजस्थान में है क्या, तो आप तो राजस्थान में देखा है, ध्यान रखना, पंजाब में भी मरुस्थल है, राजस्थान में भी मरुस्थल है, और गुजरात में भी मरुस्थल है, और हरियाणा में भी मरुस्थल है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में कितने प्रतिशत, 62% है, लगभग 62% हमारे राजस्थान के अंदर है। ये ऊपर नीचे हो सकता है 61-62। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उन्होंने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है ना उसको कितने भागों में बांटा है, कि राजस्थान का भूगोल है, उन्होंने भाई 7 बांटों बांट दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि जो मरुस्थल है वो छोटा अलग कर दिया, शुष्क मरुस्थल को अलग कर दिया, अरावली के कुछ भाग को अलग कर दिया, पूर्वी मैदानी को कुछ अलग कर दिया, ऐसे करके 7 भाग बना दिए, ठीक है, अपनी अपनी भौगोलिक कहानी होती है, सारे बना देते हैं। तो प्रश्न आएगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के कितने भौगोलिक प्रदेश है, तो उत्तर आ जाएगा 7, और सीधा पूछे तो 4, ज्यादातर सीधा ही आता है। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण किसने किया था, सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण किया था, सबसे पहले वीसी मिश्रा ने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ध्यान रखना, राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है, राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई तो टोटल मैंने आपको 692 बताई थी, ये पूछ रहा है राजस्थान में तो 550
किलोमीटर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है? सेवण घास बता दो फटाफट। सेवण घास का नाम सुना होगा। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र, जोधपुर, जैसलमेर में निवास कर रहे हैं, तो मेरे से सीधा संवाद में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा सेवण घास। और सेवण घास बड़ी पौष्टिक घास होती है। कैसी घास होती है? पौष्टिक घास होती है। और ये जैसलमेर जिले में, कहाँ पे? ज्यादातर, यानी इस क्षेत्र में सारे में पाई जाती है, लेकिन खास करके जो सेवण घास देखने को मिलती है वो किस क्षेत्र में मिलती है? जैसलमेर क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसको याद रखना सेवण घास के बारे में। पौष्टिक होती है, दुधारू पशुओं के लिए काम की है। और एक बात, घोड़ावल पक्षी की जो प्रजनन स्थली है, एक सेवण घास के जो घास होता है उसी पर ये क्या कहता है? अंडे देता है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़, यहाँ चित्र में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये तो हो गया उदयपुर और ये हो गया राजसमंद। यहाँ ये इसके बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो बोराट का पठार स्थित है। कौन सा? बोराट का। किस किस के बीच? गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच बोराट का पठार स्थित है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ का प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ का जो प्रदेश है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का है, क्योंकि गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्न में इस प्रदेश में किसका भाग है? जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो उत्तर में है, दक्षिण में है, मध्य में है या पूर्व में है? तो इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं, इसका जवाब तो आप बड़े आसान तरीके से मुझे दे दो। तो ये मध्य में है। कहाँ पे? मध्य में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है। कितनी? 870 मीटर है। मध्य की देखो, एक तो तारागढ़ है 870, एक है नाग पहाड़। नाग पहाड़ भी कहाँ पे है? जहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। ये भी 795 मीटर है, मध्य अजमेर में है। और एक आती है सबसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसको कहते हैं मोरामजी टोडगढ़। मोरामजी टोडगढ़ जो 933 मीटर ऊंची है। तीनों चोटियां याद रखना। और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो सर्पिलाकार भी है। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है थोड़ा सा, कि अचलगढ़ 920, तारागढ़ 792, खो 1380 या बेराज 873। इसको मिलान करोगे तो अचलगढ़ मैंने आपको बताया था 1380 है, पहले बता दिया। फिर तारागढ़ 873 कह सकते हो, 70 कह सकते हो, एक ही बात है। फिर तीसरी आती है खो की मैंने बता दी 920 मीटर है। और बेराज की बच गई 792 बेराज। उत्तर इनके मिला लेना। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा स द ए प। उत्तर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया। मरु विकास कार्यक्रम DDP, ये मैंने बहुत बार सुबह 7 बजे जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसमें मैंने आपको बहुत बार बता दिया। मरु विकास कार्यक्रम DDP कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977-78 में। 77-78 में। गुरु शिखरों को संतों का शिखर किसने कहा? यानी गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर किसने कहा? कहते हैं कि जो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है उसके ऊपर एक मंदिर, गुरु विशिष्ट का मंदिर है, वहां पे संत महात्मा बहुत रहते थे, इसलिए संतों का शिखर कह दिया। बर, जिसको बारदरा कहते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बरदरा। तो ये बर जो दरा है ना, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। बूंदी में भी स्थित है, वो अलग है, लेकिन ये बरदरा कहाँ पे है? अजमेर में है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरी पट्टिका का विकास किया गया है? तो मरुस्थल के रोकने के लिए किस नहर के निकट? तो इंदिरा गांधी नहर के। और मरु सेना भी तैयार की गई है यहाँ पे। निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? देखो, मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? अब होते सारे, लेकिन उनमें कौन सा? नमी की कमी है, बिल्कुल। अति पशुचारण होता है, ये भी है। नगरीकरण हो रहा है, ये भी है। शुष्क कृषि नहीं है, ध्यान रखना। शुष्क कृषि मरुस्थल का कारण नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी नगरीकरण करके आएंगे, ध्यान रखना, नगरीकरण मरुस्थल का बहुत बड़ा कारण बन रहा है आपको। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य की जल विभाजक कौन सी है? तो राजस्थान राज्य की जल विभाजक जानते हो, अभी मैंने बताया था, अरावली पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला इधर मरुस्थल को नहीं जाने देती, इधर पानी को नहीं जाने देती। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके भौतिक प्रदेश से आगे। देखो क्वेश्चन 50 है आपके लिए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। बस टॉपिक आपको मिलता जाएगा, उस टॉपिक के अनुसार आपको तैयारी करनी है। कल आपके लिए टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल नदियां आपका टॉपिक होगा। रोज शाम 9 बजे की क्लास। और कल शाम को 6 बजे भी एक वीडियो देखना है। कौन सा? मई जून जुलाई के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 महीने का वीडियो। तो पिछले वीडियो के जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं जाते जाते एक क्वेश्चन तो आपसे पूछूंगा ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है। एक क्वेश्चन तो ये पूछूंगा कि नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है। एक क्वेश्चन आपसे जाते जाते ये पूछूंगा कि कौन सा एक प्रश्न एक और पूछ लेता हूं आपसे, विजासन की पहाड़ियां किस जिले में है। विजासन की पहाड़ियां किस जिले में है। ये 2 क्वेश्चनों के जवाब देने। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए, मैंने पूछा था कला संस्कृति मंत्री पूछा था कल, तो आपका सही जवाब है डॉक्टर पुलाकी दास कला, बीडी कला। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, पारिक परिवार, रेनू टेलर, जाकिर मंसूरी, सुमन चौधरी, राकेश, टाइम ट्रेवलर, सब इंस्पेक्टर अशोक कांतिवाल, सुपर वेरी गुड, अनिशा बिश्नोई, दिनेश कुमार सुतार, गौरव धाकड़, डॉक्टर आकाश खत्री, राजेंद्र जाजरिया, दलपत राम, राजगोला भरतपुर से, सपना कुमारी, राजराज राजराज, डॉक्टर मनीष पारिक, बाबूलाल सेन, निहारिका पूनिया, काव्या जोड़, रेणुका गुर्जर, पुखराज पुनावत, रामप्रसाद मीणा जी। इसके अलावा अनीता कुमारी, अनीता सुतार, डॉक्टर मनीष पारिक, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, पूजा शर्मा, रुकमा कुमारी, मनीषा सारस्वत, जितने भी और विद्यार्थी हैं कमेंट जो देखो। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया। ध्यान रखना, जो मुझे कमेंट करेगा ना बाबूलाल सेन, ऑफलाइन बाद में कमेंट कर दोगे एक बार तो मैं जरूर लिखूं, क्योंकि ये क्लास प्राइमरी होती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, उसमें सिर्फ मैं आपको कमेंट के माध्यम से दे सकता हूं। और जब आप ऑफलाइन कमेंट, इतने विद्यार्थियों के कमेंट ऑफलाइन थे इसलिए मैं इनके नाम बोल सकता हूँ, तो ऑफलाइन बाद में कर दिया करो ताकि मैं नाम बोल सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास 50 क्वेश्चन आपकी पूरी हो गई। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद। और सुबह 7 बजे मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ।